हर हर महादेव आप सभी को। दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने ये सुना कि कैसे राकेश जी और दीप्ति का जो बेटा है वो जब ट्यूशन के बाद से आता है घर पे और वो अपने आप को अकेले कमरे में बंद कर लेता है और किसी से बातचीत करने लगता है। और उसके बाद इधर क्या होता है कि जैसे ही इनकी बेटी ट्यूशन से लौट के आती है तो ये चौंक जाते हैं कि आखिर अगर मेरा बेटा अकेला आया है तो बातचीत किससे कर रहा है। और अचानक से ये देखते हैं कि सड़क के दूसरी तरफ इनका बेटा किसी आदमी के साथ खड़ा है और उसे एक गाड़ी कुचल देती है। लेकिन जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो उस गाड़ी के नीचे कोई नहीं होता। जिन लोगों ने कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है वो शायद कहानी को नहीं समझ पाएंगे, तो उनसे अनुरोध है कि भाई आप जाइए, पहला पार्ट भी कहानी का सुनिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। पिछले पार्ट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से पहला पार्ट देख सकते हैं। फिलहाल चलते हैं कहानी पर आगे, और उससे पहले देखते हैं चैनल का इंट्रो और फिर कहानी की शुरुआत करेंगे। एक बार फिर से आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आप सभी का हॉरर कैसल में। मैं हूं विवेक और आप सभी के सामने लेकर आया हूं एक वही कहानी जो पहले चल रही थी, उसका पार्ट 2। तो दोस्तों, होता क्या है कि जैसे ही राजेश जी और दीप्ति उस गाड़ी के पास पहुंचते हैं और नीचे चेक करते हैं तो वहां पर उन्हें कोई नहीं दिखाई देता है। तो काफी हो हल्ला होता है, वहां पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लोग इन्हें समझा बुझा के घर पे वापस भेजते हैं। ये घर पे आते हैं तो ये देखते हैं कि भाई जो इनका बेटा है उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है और वो किसी से बातचीत कर रहा है। तो अब इनके कुछ समझ में नहीं आता, इनको डर भी लग रहा होता है क्योंकि ये अब तक काफी चीजें देख चुके हैं। जिन चीजों पर इन्हें विश्वास नहीं था उन चीजों से इनका सामना हो चुका है। तो ये क्या करते हैं कि तुरंत ही जो इनके बेटे के ट्यूशन टीचर थे जिन्होंने कॉल किया था उनके पास दोबारा से कॉल करते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है और मेरा बेटा बड़ा अजीब से रिएक्ट कर रहा है, अगर आप किसी को जानते हैं तो प्लीज उनको नंबर मुझे दीजिए या फिर आप खुद आ जाइए यहाँ पर, हम लोग बहुत परेशानी में हैं। तो जो ट्यूशन टीचर थे काफी अच्छे थे स्वभाव से, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई साहब, आप चिंता मत करिए, मैं तुरंत आपके वहां पे पहुंचता हूं। तो जैसे ही ट्यूशन टीचर आते हैं साथ में उनकी जो वाइफ थी वो भी आती हैं और ये लोग सब लोग जाते हैं और इनका बेटा जो है अभी भी अपने रूम का गेट बंद करके लेटा हुआ है और वो शांत है, बिल्कुल किसी से कुछ नहीं बात कर रहा है, शांति से लेटा हुआ है, गेट अंदर से बंद है। तो जो ट्यूशन टीचर हैं आते हैं, उनकी वाइफ भी आती हैं और ये लोग किसी एक पंडित जी को कॉल करते हैं। अब वास्तविकता में ट्यूशन टीचर को भी नहीं पता था कि भाई कौन है जो ठीक कर सकता है, ऐसी चीजों को दूर कर सकता है या इनसे निजात दिला सकता है, ट्यूशन टीचर को भी नहीं पता था। तो वो जिनको जानते थे पंडित जी को, उन्होंने वहां पे कॉल किया कि पंडित जी ऐसी ऐसी बात है और बहुत बड़ी समस्या हो गई है, आप अगर कुछ मदद कर सकें तो करिए। तो जो पंडित जी थे उन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है, मैं तो सिर्फ पूजा पाठ कराता हूँ और कथा भागवत करता हूँ, मुझे इन चीज़ों के विषय में जानकारी नहीं है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी बेटा आपका शांत है, शांति के साथ लेटा हुआ है, सो रहा है, तो हो सकता है कि कोई हवा हो जो पास से गुजर गई हो और थोड़ा सा उसको चक्कर लग गया हो, लेकिन अगर वो शांत है इसका मतलब वो ठीक है, आप लोग चिंता मत करिए। और अगर आगे कुछ होता है तो फिर आपको किसी अच्छे भगत को दिखाना पड़ेगा। तो ये लोग थोड़ा सा मन में शांति रखते हैं कि हाँ हो सकता है कि भाई पंडित जी की बात सही हो, कोई हवा हो जो पीछे से लगी हो और वो हट गई हो अपने आप। कभी कभी ऐसा होता है कि करवट लेना एक शब्द होता है कि जैसे जो आत्माएं होती हैं जो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती हैं और इस दौरान भी अगर वो किसी के संपर्क में आ जाए तो उसको बोलते हैं करवट लेना। तो इनको लगा कि हो सकता है कि भाई ऐसा कुछ हुआ हो, तो ये लोग शांति से
बैठ के आराम से अपना थोड़ा बातचीत करने लगे। तभी इन्हें, जो राजेश जी हैं, इनके बेटे के कमरे से कुछ आवाज़ें आई। ये वहाँ पे गए और दरवाजे के पास खड़े होकर सुनने लगे। तो इनका बेटा है, वो कह रहा है किसी आदमी से, अंकल जी आप ना यहीं चिपके रहना, यहीं चिपके रहना, बाहर मत जाना, नहीं तो मेरे मम्मी पापा आपको भगा देंगे यहाँ से। आप ना मेरे साथ डेली खेला करना, हम लोग खूब अच्छे से खेला करेंगे, खूब मजे करेंगे। जब इतनी बातें होती हैं तो राजेश जी के दिमाग में आता है कि यार आखिर ऐसा कौन सा आदमी है जो मेरे बेटे के साथ इस कमरे में घुसा हुआ है और मेरा बेटा जिससे बातें कर रहा है। तो वो दरवाजा खोलते हैं। अब आप देखिए कि पहले ये लोग आए थे, दरवाजा खुल रहा था, दरवाजा नहीं खुल रहा था, अंदर से लॉक था। इस बार जैसे ये धक्का देते हैं दरवाजा खुल जाता है अपने आप। सामने देखते हैं तो इनका बेटा लेटा हुआ है, बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है, और वो लगातार घूरते हुए राजेश जी की तरफ देख रहा है। बिल्कुल भी पलकें भी नहीं झपका रहा है और ना ही कुछ बोल रहा है। इतना जब सब कुछ होता है तब तक इनकी जो है बेटी वो भी आ जाती है और वो कहती है राजेश जी से कि पापा भैया को क्या हुआ है, भैया को क्या हुआ है, भैया ऐसे क्यों लेटा हुआ है। राजेश जी कहते हैं बेटा कुछ नहीं, भैया की थोड़ी तबीयत खराब है, अभी डॉक्टर के पास चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा, तुम तब तक जाओ अपना होमवर्क करो। तो जो लड़की होती है, बेटी जो होती है, वो छोटी होती है, 4-5 साल की, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में। वो चली जाती है, अपना काम करने लगती है। और उसके बाद इधर राजेश जी और वो जो टीचर हैं, ट्यूशन टीचर इनके बेटे के, वो उस लड़के को लेकर बाहर आ जाते हैं, बाहर बैठते हैं और वो जब उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए इसमें होता क्या है कि राजेश जी को नहीं पता है कि कैसे क्या करते हैं, कैसे क्या नहीं करते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। अक्सर लोग, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी ऐसा करते हैं कि राजेश जी उस बच्चे से पूछ रहे हैं कि तू है कौन, कहाँ से आया है। तो ट्यूशन टीचर ने राजेश जी को पकड़ा कि भाई क्या कर रहे हो आप, क्या आप जानते हो कि ये प्रक्रिया आप जानते हो कैसे होता है। तो राजेश जी बोले नहीं, वो मुझे पता नहीं है, मैंने तो टीवी में देखा है, फिल्मों में और टीवी सीरियल में, कि उसमें भगत लोग ऐसा करते हैं। तो उन ट्यूशन टीचर ने कहा कि भाई ये जो है ना प्रेत है, और प्रेतों से खेला नहीं जाता। आप जिससे ये सारी बातचीत कर रहे हो वो अगर कहीं खेल गया धोखे से तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इतना याद रखना। इधर क्या था कि अभी जो प्रेत शांत था वो अब खेलने के लिए तैयारी करने लगा। उसने कहा कि एक काम करो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए चाहिए। अब उसने कुछ चीजें मंगाई। इधर इन्होंने क्या किया, ट्यूशन टीचर जो थे, इन्होंने उन पंडित जी को कॉल किया कि पंडित जी वो प्रेत जो है वो भी लड़के पे लगा हुआ है, वो हटा नहीं है। तो पंडित जी ने कहा कि भाई देखिए ऐसा है, मैं तो पूजा पाठ वाला आदमी हूँ, मुझे इन चीज़ों की जानकारी है नहीं, आप किसी भगत से संपर्क करिए, लेकिन तब तक आप एक काम करो कि आप हनुमान जी का चालीसा पढ़ना शुरू करो। अब होता क्या है कि ऐसे टाइम में ये जो प्रेत होते हैं ना, ये आपको हनुमान चालीसा भी पढ़ने नहीं देंगे, ये कुछ ना कुछ ऐसा गेम जरूर कर देंगे। इधर क्या होता है कि भाई जैसे ही ये जो राकेश जी हैं, ये हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो उनका बेटा जो है वो वहीं पे लोट मारने लगता है, यानी कि लोटने लगता है, अजीब अजीब तरीके की हरकतें करने लगता है। इधर जो पंडित जी हैं वो कॉल पे ही थे, तो वो कहते हैं कि एक काम करिए, ये ज़्यादा खेल रहा है, एक काम कर सकते हैं कि आप इनको तुरंत लेकर और किसी हनुमान मंदिर जाइए, वहाँ पे जाके पुजारी को दिखाइए, तभी कुछ आराम होगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। अब जब वो, आप सोचिए कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दे रहा है तो वो अपने आप को मंदिर ले जाने देगा, कभी नहीं। अब इन्होंने क्या किया कि जैसे ही उस बच्चे को लेकर ये चले, तैसे ही इनकी बेटी आती है कि पापा भैया को कहाँ ले जा रहे हो आप। तो ये बोलते हैं कि कहीं नहीं बेटा, हम लोग भैया को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, भैया की तबीयत खराब है ना, इसलिए हम इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। तो ये भाई उसको मतलब कि उठा नहीं पा रहे हैं बच्चे को, और उस बच्चे ने क्या किया कि
एक हाथ से वहां पे एक जो तखत पड़ा हुआ था, बेड पड़ा हुआ था, उसका पाया पकड़ लिया। जो जमीन में बैठा हुआ है उसने उसका पाया पकड़ लिया। अब राजेश जी, वो ट्यूशन टीचर, और राजेश जी की पत्नी दीप्ति, ये तीनों लोग कोशिश कर रहे हैं उस बच्चे को छुटाने की, लेकिन वो बच्चा छोड़ ही नहीं रहा है। इनकी तीनों लोग मिलके उस बच्चे का हाथ नहीं छुटा पा रहे हैं उस तखत से। इधर क्या होता है कि इनकी जो बेटी है वो 5 साल की है, उसको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। उसे लगा कि ये कोई खेल खेला जा रहा है, और वो वहां पे ताली बजा के हंसने लगी, कूदने लगी, खिलने लगी। इधर क्या होता है कि जब ये उस बच्चे को हटा नहीं पाए, ये झटके से गिर पड़े, तो वो बच्ची और खुश हो जाती है कि भैया जीत गए, भैया जीत गए, भैया जीत गए, और जाके अपने भाई को गले लग जाती है। और जैसे ही गले लग जाती है, वैसे ही क्या होता है कि वो बच्ची वहीं जमीन पर बैठ जाती है और अपना सर ऐसा कर लेती है कि अंकल अंकल, ये आप क्या कर रहे हो? मेरे सर से पैर हटाइए ना, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे लग रही है। पापा देखो ना, ये अंकल मेरे चेहरे पे पैर लगा रहे हैं, मेरा चेहरा दबा रहे हैं पैर लगा के। अब राजेश जी को तो कोई दिख नहीं रहा, लेकिन आप सोचिए कि एक बच्चे पे अगर कोई आदमी चिल्ला भी दे तो उसके बाप पे क्या गुजरती है। और वो उस अगर आप सोचिए कि आपके बेटे के ऊपर कोई पैर रख दे तो आप उस आदमी के साथ क्या करोगे। लेकिन यहाँ पे राजेश जी मजबूर हैं, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सामने कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। वो सिर्फ जो आदमी है वो राजेश जी के बेटे को और उनकी बेटी को दिख रहा है, जिनके ऊपर वो खेल रहा है। अब ये बड़ा परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये वहीं पे बोलते हैं कि एक काम करो, हम तो कहीं नहीं ले जा रहे हैं, शांति से बैठो, शांति से बैठो, हम कहीं कहीं किसी को कहीं कहीं नहीं ले जा रहे हैं। बहुत घबराहट होने लगती है कि इनकी आवाज़ भी लड़खड़ाने लगती है। इधर क्या होता है कि जो ट्यूशन टीचर की वाइफ थी, जो साथ में आई हुई थी, लेकिन जैसे ये सारा घटनाक्रम हुआ था कि जब उसने जाने से मना कर दिया, वो तभी वहां से निकल गई थी। वो थोड़ी पूजा पाठी वाली महिला थी और वो इस चीज को समझ गई थी, तो वहां से वो निकलकर एक भगत जी के घर पे पहुंची। वो जानती थी उन्हें, और भगत जी एक ऐसा कह सकते हैं कि उनका परिवार ऐसा परिवार था, वो 2 भाई बहन थे। एक के ऊपर माता काली की सिद्धि थी और एक ने हनुमान जी की सिद्धि कर रखी थी। तो वो भगत जी को तुरंत लेके आती है। भगत जी आते हैं, वो अपने साथ कुछ लेके आते हैं और वो उस बच्चे को उसका तिलक लगाते हैं। बच्चा थोड़ा शांत होता है, वो उससे पूछते हैं कि भाई तू कौन है, कहाँ से आया है। उससे काफी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ बोलता ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि भाई देख, तू अभी नहीं बोलेगा तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुझे बोलना पड़ जाएगा, और तू अगर बोलेगा तो हो सकता है कि मैं तुझे मुक्ति दिला दूं। अब वो जिद्दी है कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं यहीं रहूंगा, इसके साथ रहूंगा और इसको साथ लेके जाऊंगा। अब जो है भगत जी बैठे हैं वहां पे, बातचीत करते रहते हैं। फिर वो दीप्ति जी से पूछते हैं कि एक चीज बताइए कि आप किसी करिश्मा को जानती हैं क्या? आप लोग किसी करिश्मा नाम की किसी महिला को जानते हैं? तो राजेश जी और दीप्ति जी काफी सोचते हैं कि यार करिश्मा कौन है, करिश्मा कौन है। तो जो दीप्ति है वो बताती है कि हाँ सर, मैं पंडित जी मैं जानती हूँ, मेरी हाल ही में एक दोस्त बनी है करिश्मा नाम की, और दोस्ती नहीं बनी बल्कि उसकी नौकरी भी मैंने लगवाई है। बोले अच्छा। तो उन्होंने कहा कि वो आपके घर आई थी कभी, कुछ तोहफा वगैरह दे के गई है आप लोगों को? तो दीप्ति जी को याद आया कि हाल ही में उनके बेटे का जन्मदिन था, तो करिश्मा आई थी और वो उनके बेटे के लिए गिफ्ट में साइकिल लाई थी। तो वो भगत जी कहते हैं कि एक काम करो, वो साइकिल को देखते हैं और फिर कहते हैं कि इसकी गद्दी उतारो। तो राजेश जी कहते हैं कि पंडित जी आप ये क्या कह रहे हो, नई साइकिल है, नई गद्दी लगी है, आप गद्दी खुलवा रहे हो, फट जाएगी गद्दी, ये वो। तो भगत जी कहते हैं जितना मैं कह रहा हूँ उतना करिए। तो जैसे ही उस गद्दी को हटाते हैं तो उसमें कुछ बंधा हुआ था गद्दी के नीचे, और वो टेप से इस तरीके से बांधा गया था, चिपकाया गया था कि बैठने वाले को भी महसूस ना हो कि इसके नीचे कुछ है। तो उसको जैसे ही निकाला
तो वो पंडित जी ने पहले ही कह दिया राजेश जी से कि इसको कोई टच नहीं करेगा, सिर्फ ये टेप हटा के अलग कर दो, इसको मैं ठिकाने लगा दूंगा। तो जो साइकिल से हटाया गया, तो अब जो है वो प्रेत जो उस बच्चे के ऊपर खेल रहा था उसने बोलना शुरू किया और अपने बारे में बताना शुरू किया। राजेश जी के यहाँ जो पंडित जी आए थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, ये कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं है, ये काफी ताकतवर प्रेत है। तो राजेश जी कहते हैं कि पंडित जी फिर बताइए ये कैसे ठीक होगा। फिलहाल आज का पार्ट यहीं तक, आगे की कहानी और अंतिम भाग आगे लेके आऊंगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।